नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के अंदर भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति कैसी थी, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखना, दस्तक है ना, वो एक शुल्क मुक्त व्यापार है। क्या है ये? शुल्क मुक्त व्यापार है। अंग्रेज जाति ने भारत में व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को मुक्त व्यापार हेतु 1717 ईस्वी को आज्ञा पत्र, जिसे दस्तक कहा जाता है, वह जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन का सही क्रम चुनिए। तो कौन सी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर आई थी, उनका सही क्रम अपने को बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आए थे। जाना, 1498 के अंदर आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 के अंदर पुर्तगाली आए थे। और डच की बात करें तो ये 1605 के अंदर आए थे। डच कब आए थे? ये 1605 के अंदर आए थे। और अंग्रेज है वो 1608 के अंदर आए थे। अंग्रेज कब आए थे? 1608 के अंदर आए थे। और फ्रांसीसी 1664 के अंदर आए थे, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना का वर्ष वो अलग है। जैसे पुर्तगीज कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में हुई थी, इसका नाम है एस्तादो द इंडिया। और डच कंपनी, जिसका नाम है वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी, इसकी स्थापना 1602 के अंदर हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज, 1600 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा चौथी कंपनी है डैन ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना 1664 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था? जल मार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक कौन था? ये था वास्को डी गामा। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती है, गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट, जो कि भारत के अंदर है, भारत के कालीकट के समुद्र तट पर उतरा था। कालीकट के शासक थे जमोरिन। कालीकट के शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, 20 मई 1498 को स्वागत किया था। लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया था। किसने विरोध किया था? अरबों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ध्यान, ये अपन पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये था। तो इसके बारे में अगर बात करें तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में
वायसराय बनकर आया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? तो यह था पुर्तगाल पहला यूरोपीय राष्ट्र था जिसने भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो ध्यान है, ये सूरत के अंदर खोली थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर, जहाज का नाम देखना, जहाज का नाम था हेक्टर, कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पहुंचा था। थॉमस एडवर्ड के नियंत्रण में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी? भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी? तो ये था प्लासी की लड़ाई। तो ध्यान रखना, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी का युद्ध ये हुआ था 23 जून 1757। कब हुआ था ये? ध्यान रखना, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को पराजित किया था। सिराज उद दौला अपने प्रधान सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर के विश्वासघात के कारण परास्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? ये देखना, ये मीर कासिम था, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है? तो ये था बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध। तो ध्यान रखना, अपने को 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? मुनरो के हाथ में थी। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की थी, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों के द्वारा किसे पराजित किया गया था? कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों के द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो ध्यान, फ्रांसीसियों को पराजित किया गया था। किसको? फ्रांसीसियों को पराजित किया गया था। तो ध्यान, इनके बीच में 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध है वो 1746 से 1748 में हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स ला शैपेल की संधि जो 1748 के अंदर हुई थी, इससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ था। चांदा साहब के नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया था। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन भी किया था। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया था।
शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश होना पड़ा था और चांदा साहब की हत्या कर दी गई थी। कर्नाटक का तीसरा युद्ध यह 1757 से 1763 के मध्य हुआ था। इसका तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन के द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे? तो ध्यान रखना, किन दो शक्तियों के बीच कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे? तो ये थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, यानी आंग्ल और फ्रांसीसियों के मध्य ये 3 युद्ध लड़े गए थे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति सर आयरकूट था। कौन था? सर आयरकूट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था, किस संधि के द्वारा लौटाया गया था? तो ये ध्यान रखना, एक्स-ला-चैपेल संधि के द्वारा, एक्स-ला-चैपेल संधि के द्वारा फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना, इसमें अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना यह मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना यह मुख्य उद्देश्य था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया था। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभु सत्ता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ बड़गांव का समझौता संबंधित है? बड़गांव का समझौता किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के साथ बड़गांव समझौता संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। इसके प्रथम दौर के कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। क्लाइव के समान कंपनी महाराष्ट्र में द्वैध शासन स्थापित करना चाहती थी। 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई थी तथा पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। पुरंदर की संधि के खिलाफ 1778 में मराठों और अंग्रेजों के मध्य पुनः युद्ध आरंभ हो गया, जिसके तहत बड़गांव के युद्ध में महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को परास्त करके बड़गांव की संधि 1779 में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि, सालबाई की संधि हुई थी, जिसमें ये किसके बीच हुई थी? सालबाई की संधि अंग्रेज और महादजी सिंधिया के बीच हुई थी। इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था और एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? तो इसमें से अपने को बताना है कि कौन सा कारण नहीं था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए। तो मराठा सरदारों में आपसी मतभेद था, ये तो कारण था। पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, ये भी इस कारण था। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी लालसा होना, ये भी था। सहायक संधि की अवहेलना करना, ये इसका कारण नहीं माना जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो यह युद्ध 1803 से 1806 के मध्य हुआ था। इस संघर्ष का दूसरा दौर फ्रांसीसी भय से संलग्न था। 1800 ईस्वी में पूना के मुख्यमंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु मराठों के लिए अभिशाप बनकर आई थी। नाना फडणवीस से मुक्त होने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना घिनौना रूप दर्शाया। उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाने शुरू किए और षड्यंत्र रचे। 1801 ईस्वी में पेशवा ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी थी। होलकर ने पूना पर आक्रमण करके सिंधिया व पेशवा की सेना को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठा दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बशीन में शरण ली थी
और 1802 ईस्वी को अंग्रेजों से एक संधि की गई थी जिसका नाम था बशीन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बशीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी? तो ये अभी हमने पढ़ा था, जो बशीन की संधि है यह किससे संबंधित थी? तो ये दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी। किससे थी? दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्की किर्की की लड़ाई। किर्की की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। किर्की की लड़ाई कब हुई थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के में लड़ी गई थी। तो अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करें तो यह 1818, 1817 और 1818 में हुआ था। इस युद्ध का तृतीय तथा अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर प्रारंभ हुआ था। फरवरी 1818 में अष्टी अष्टी या किर्की के युद्ध में पेशवा की अंतिम पराजय हुई थी। मई 1818 में पेशवा ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी ये हमें बताना है। तो ध्यान है, इसकी स्थापना सन 1857 के अंदर हुई थी। 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। और 1947 ईस्वी से पूर्व भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे। कितने थे? कुल 19 विश्वविद्यालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका मिलान हमें करना है। तो ध्यान रखना, तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंदर कौन सी संधि हुई थी? तो हमें ध्यान रखना है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंदर पेरिस की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? ये हुई थी पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी। और आगे बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसके अंदर हुई थी सालबाई की संधि। इसके अंदर कौन सी हुई थी? सालबाई की संधि हुई थी। और अगर आगे बात करें हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें ये मैंगलोर की संधि हुई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंदर हुई थी एक्स या चैपल की संधि हुई थी। तो ध्यान 4, 3, 1, 2 यानी पहला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया था? 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया था? तो वेलेजली ने कृष्णराज को बिठाया था। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ था, इसके दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश, याद रखना अडियार वंश के एक बालक जिसका नाम था कृष्ण राय, इसको बिठा दिया था तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसमें क्या होगा आंसर, ये हमें बताना है। तो एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इस कारण इन्होंने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित क्यों की थी? क्योंकि एक आधार या एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्चता की नीति के तहत
लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किस भारतीय देशी रियासत पर कब्जा करने के दौरान कहाँ की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे? कहाँ की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे? तो ये थी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाए थे। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाए थे। तो कित्तूर कहाँ है? कित्तूर कर्नाटक के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया गया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 ईस्वी में जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये रानी चेन्नम्मा के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। कौन सा विद्रोह किस जगह से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, सन्यासी विद्रोह, ये जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? सन्यासी विद्रोह ये बंगाल से संबंधित था। और विजयनगरम की बात करें तो विजयनगरम है यह आंध्र प्रदेश, आधुनिक जो आंध्र प्रदेश है उसी से संबंधित है। वेलुथाम्पी जो विद्रोह है, वेलुथाम्पी विद्रोह ये त्रावणकोर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? ये वेलुथाम्पी विद्रोह त्रावणकोर से संबंधित है। वो कोलियो का विद्रोह, कोलियो का जो विद्रोह है यह गुजरात से संबंधित है। तो अपना ऑप्शन होगा 3 4 2 1। तो इसका मतलब है 3 4 2 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 ये अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश औपनिवेश ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखना है। बताना है कि सबसे पहले कौन सा घटनाक्रम हुआ था। तो ध्यान रखना अपने को, सबसे पहले बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। सबसे पहले कौन सा हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आएगा वेलोर का सिपाही विद्रोह। वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, इसका ध्यान रखना है। इसके बाद वेलोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। इसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? इसके बाद हुआ था कच्छ का विद्रोह। उसके बाद है उसके बाद हुआ था ये संथाल का विद्रोह। उसके बाद हुआ था ये संथाल का विद्रोह। और लास्ट में हुआ था अपने संथाल विद्रोह। पहले कोल विद्रोह हो गया, उसके बाद संथाल विद्रोह आया। तो ध्यान 13,254 मतलब 132554। तो ये अपना पहला ऑप्शन इसके अंदर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इस प्रकार ये अपना वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।